हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में उपराष्ट्रपति के टॉपिक को पूरा पढ़ लिया था और बिल्कुल विस्तार से हमने देखा था। आज हम करेंगे अपना आगे का टॉपिक। उसमें करेंगे हम मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप साथ में कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये हमारी एक थ्योरी बेस्ड क्लास है। तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। ठीक है। देखेंगे हम मंत्रिपरिषद की मंत्रिपरिषद ये क्या है और इसका गठन किस तरीके से होता है और इसका गठन जो है क्यों होता है। ठीक है। देख लेंगे हम इसमें। केंद्रीय मंत्रिपरिषद एक केंद्रीय निकाय है जो संघ सरकार की कार्यकारी शाखा का हिस्सा होता है। ठीक है। ये केंद्रीय सरकार का जो है हमारा एक कार्यकारी हिस्सा होता है। ठीक है। यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई है संसदीय प्रणाली के तहत वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है। ठीक है दोस्तों, इसमें बता दूं मैं आपको, यह संसदीय प्रणाली जो है हमने कहां से ली है। ये हमने जो है ब्रिटेन के संविधान से ली है। ठीक है। इसमें देखेंगे आगे हम, परिषद राज्य के प्रमुख यानी कि भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रमुख सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है। ये जो है एक हमारी जो मंत्रिपरिषद होती है, ये जो है हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा बता दूं आपको ये किस तरीके से काम करती है। मान लो कि जैसे कोई मकान मालिक है। ठीक है। मकान मालिक हो गया या कोई खेत मालिक हो गया। ठीक है। उसको अपने खेत में काम करवाना है। ठीक। और तो उसको जो है खेत है उसका काफ़ी बड़ा, तो वो किसी को करवाने के लिए मजदूरों को रखेगा। मजदूर जो होंगे उसका उनका कोई ठेकेदार होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाता हुआ चलूँगा और जहाँ भी आप बोर हो तो दोस्तों आप मुझे बता देना। ठीक है। तो और थोड़ा हम डीप तरीके से पढ़ेंगे जहाँ आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है। तो इस तरीके से उसको अपना मान लो कोई खेत में काम करवाना है तो उसको जो है ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होगी, तो उसी रूप में जो एक ठेकेदार होता है उसके लिए कि उसको उसी तरीके से हमारा एक प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाते हैं। एक तरीके दोस्तों समझते हुए चलना। ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है उनसे बोलते हैं कि भाई हमें ये काम करवाना है। ठीक है। तो अपने साथ में तो जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे अपने साथ में और लोगों को लेकर के आते हैं। ठीक है। एक तरीके से पूरा मंत्रिपरिषद बना लेते हैं। ठीक है। और आगे देखेंगे हम इसमें अगला पॉइंट है हमारा, यह निर्णय लेने के साथ साथ सरकारी नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। आगे देखेंगे हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक हमारे प्रावधान, यानी कि जो इसका वर्णन है संविधान में किस तरीके से दे रखा है हमें। आर्टिकल 74 में हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। जो हमारी मंत्रिपरिषद होगी वो राष्ट्रपति को सहायता करेगी राष्ट्रपति के कार्यों को करने में और राष्ट्रपति को सलाह देगी कि किस तरीके से काम को करना है। ठीक है। आगे देखें हम, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी कि जो काम करेंगे ये राष्ट्रपति की जो, यानी कि ये यहाँ से हमें देखो कि जो अपने कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, ये राष्ट्रपति को सलाह देंगे और यदि वो सलाह जो उचित होगी तो ये उसी के अनुसार उसमें काम करेंगे। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, जो है आप साथ में नोट करते हुए चलना। ठीक है। हम देखेंगे इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य होगा। ठीक है। जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें ये कहा गया था कि इंदिरा गांधी की सरकार में ये हुआ था, उसमें कहा गया था कि जो मंत्रिपरिषद है राष्ट्रपति को जो सलाह देगी तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी और राष्ट्रपति को हर हाल में वह माननी होगी। ठीक है। और उसके बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार हट गई तो मोरारजी देसाई की सरकार आई जनता दल की। ठीक है। तो उसमें हुआ 1978 में, तो मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। यदि कोई भी प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति के पास आता है तब राष्ट्रपति द्वितीय यात्रा में स्वीकृति देने पर बाध्य होंगे। मतलब पहली बार में जो राष्ट्रपति के पास कोई प्रस्ताव आता है तो राष्ट्रपति उसको जो है पहली बार में वापस कर सकते हैं पुनर्विचार के लिए। ठीक है। तो यदि दूसरी बार में वह दोबारा राष्ट्रपति, मान लो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने भेज दिया, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है, उस पर पुनर्विचार हो गया और दोबारा वह राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति जो है उसको मना नहीं करेंगे, उसको जो है राष्ट्रपति यानी कि स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे। ये 44वें संविधान संशोधन से कर दिया गया। और इसमें आगे देखेंगे शासन प्रशासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल ही लेता है। जो शासन और प्रशासन से जो संबंधित निर्णय होंगे हमारे वह मंत्रिमंडल ही लेगा, उस पर सिर्फ जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है। और दोस्तों हमारे देश में जो है राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम मात्र के नेता हैं। ठीक है। नाम मात्र का एक पद है। ठीक है। जो पूरा काम जो होता है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही होता है। ठीक है। आगे देखेंगे हमारा कि मंत्रिपरिषद हमारे मंत्री जो है
कि मंत्रिपरिषद के अंदर जो किस प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। एक तो हमारी जो होती है पहले मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, उसके बाद में हमारी होती है कैबिनेट मंत्री, फिर इनसे नीचे होते हैं हमारे राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के अंदर ही होते हैं एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ठीक है। इनसे नीचे होते हैं हमारे उप मंत्री। दोस्तों इन मंत्री को भी हमने आगे की क्लास में जो है अपना बिल्कुल डीप तरीके देखेंगे इन मंत्रियों का क्या कार्य होता है। और दोस्तों इसमें किचन कैबिनेट देखेंगे, किचन कैबिनेट हमारी क्या होती है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। इसमें एक दे रखा है, इसका मतलब यह है कि यदि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है तो उस सलाह को आप जो है कोई भी जो हमारा उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसमें आप जो है उसकी जांच नहीं की जा सकती कि जो मंत्रिपरिषद है उन्होंने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया सकता, मतलब उसे न्यायालय में नहीं ले जाया सकता, ठीक है। आर्टिकल हम 75 देखेंगे, मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान क्या क्या दे रखे हैं, आर्टिकल 75, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है हमारा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी, ठीक है। जैसा अभी मैंने बताया कि आपको ठेकेदार वाला जो उदाहरण था, ठीक है, कि मान लो एक खेत मालिक है, ठीक है, उसको अपने खेत में काम करवाना है, ठीक है, उसने ठेकेदार से बात करी कि भाई हमारे ये खेत में काम करवाना है, ठीक है। तो जो खेत मालिक है वो कहेगा कि या तो तुम अकेले कर लो या अपने साथ में किसी और को लेकर के आओ। तो जो ठेकेदार होगा वो अपनी लेबर को लेकर आता है, ठीक है। तो वो कहता है कि इस तरीके से कि देखो मैं इनका ठेकेदार हूँ, ये मेरी लेबर है, ठीक है। तो राष्ट्रपति कहता है कि मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, ठीक है। तो वो उनको नियुक्त कर देता है कि बाकी की जिम्मेदारी तुम अपने ऊपर लोगे, ठीक है। तो उनको जो है वो उस तरीके से जो उसकी नियुक्त जो ठेकेदार होगा वहाँ पर हम इसको जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे, और जो खेत मालिक होगा उसको यहाँ हम राष्ट्रपति के रूप में देखेंगे। तो वहाँ पर जो है जो अन्य जो मंत्री होंगे हमारे, उनकी नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो पहले संख्या होती थी वो ज़्यादा होती थी, लेकिन यह प्रावधान जो है 2003 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। और दोस्तों इसमें बता दूं मैं एक अपवाद जो है, दिल्ली में हमारा जो है 10% से अधिक ये जनसंख्या हमारी जो मतलब जो सदस्य संख्या होगी दिल्ली में 10% से अधिक नहीं होगी। और जो हमारा पूरा जो मंत्रिपरिषद होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उसमें जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। दोस्तों अगर आपने हमारी संविधान संशोधन वाली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और वो संविधान संशोधन पिछली परीक्षाओं को देखते हुए किए गए हैं, और जो आने वाली परीक्षाएं आप उसमें आराम से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य है जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित है और दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है, यानी कि वो किसी भी सदन से संबंधित है और वह दल बदल के आधार पर जो है अघोषित कर दिया था। इसमें दल बदल जो हमारा संबंधित अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची थी, वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा उसको जोड़ा गया था, ठीक है। उसे मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाएगा, ठीक है। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसको हम देखेंगे कि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य है जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित है और दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसे मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम, अगला पॉइंट है हमारा, मंत्रीगण राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे। जो जितने भी मंत्री होंगे हमारे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपना पद धारण करेंगे, यानी कि जब राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेंगे तभी वे अपना पद धारण करेंगे, उससे पहले वो अपने पद पर धारण नहीं होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे हम कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों इसको आप नोट करके चलना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ से हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे हम कि राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। जो हमारे जो जितने भी मंत्री होंगे उनको शपथ कौन दिलाएंगे, वो राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है। उनको जो विभागों को बांटने होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो आते हैं, प्रधानमंत्री जो है सबको विभाग बांट देंगे। विभाग बांटने के बाद में वो राष्ट्रपति को कहेंगे कि इसके पास ये विभाग रहेगा, इसके पास ये विभाग रहेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति उसका ब्यौरा देखेंगे, पूरा ब्यौरा देखने के बाद में राष्ट्रपति उसको साइन कर देंगे। साइन करने के बाद में जो है उनको बाद में राष्ट्रपति जो मंत्रियों को पद एवं जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं ये, ठीक है, जितने भी मंत्री होंगे। अगला पॉइंट देखेंगे हम, कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि तक संसद का सदस्य नहीं रहता है वह मंत्री
नहीं रह जाएगा। यदि मान लो 6 संसद की अवधि तक वह सदस्य नहीं है तो वह मंत्री भी नहीं होगा 6 महीने तक। आगे देखेंगे मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जो मंत्रियों के वेतन और भत्ते होते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित होंगे, उनको जो है राष्ट्रपति निर्धारित नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल जो 77। अब दोस्तों इसमें कहेंगे आर्टिकल 76 कहाँ है। आर्टिकल 76 में जो है हमारा महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहा गया है। तो उसमें जो है हम उसको पूरा विस्तार से देखेंगे, आगे की क्लास में ही हम जो है लास्ट में देखेंगे उसको पूरे तरीके से हम देखेंगे। आर्टिकल 76 का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पूरा देखेंगे उसमें। तो ठीक है, अभी हम जो अपना मंत्रिपरिषद को करना है, क्लास के लास्ट में मैंने महान्यायवादी को भी रखा है। आर्टिकल 77 देखेंगे हम भारत सरकार का कार्य संचालन। आर्टिकल 77 में किस तरीके से होता है। तो इसका पहला पॉइंट है भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की गई मानी जाएंगी। जो जितनी भी मान लो भारत सरकार की कार्यवाहियाँ होंगी वो राष्ट्रपति के नाम से मानी जाएंगी और उनको करेगा कौन, मंत्री परिषद करेगा उनको। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। जो मंत्रियों के बीच में हम कार्यों का बंटवारा करेंगे और विभागों का जो बंटवारा होगा, ठीक है, वो प्रधानमंत्री के परामर्श से, यानी प्रधानमंत्री सलाह देंगे कि किसको कौन सा वो देना है। ठीक है, तो उनका जो बंटवारा होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। मतलब इसको ब्यूरो जो तैयार करेंगे तो वो प्रधानमंत्री लेकर के आएंगे। ठीक है, आर्टिकल हम 78 देखेंगे। इसमें हमारे प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी कि प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होंगे राष्ट्रपति के प्रति और लोकसभा के प्रति। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट देख लेंगे हम। और दोस्तों इसमें बता दूं आपको, जो प्रधानमंत्री बनता है, जो हमारा दल जीत करके आता है, ठीक है, जो मतलब लोकसभा में जो दल, मतलब सदन में जो दल हमारा जीत करके आता है, ठीक है, बहुमत दल का नेता ही वो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, वो अपने आप से ही एक नेता को चुनेंगे जो दल पूर्ण बहुमत लेकर के आएगा। ठीक है, और वो उसी में से अपने एक नेता को चुन के जो है राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट ये हम देखेंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि वह शासन प्रशासन से संबंधित समय समय पर राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए। ठीक है, मतलब जो राष्ट्रपति जो है उसे इसलिए नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री को कि वह अपेक्षा करते हैं कि जो शासन और प्रशासन से संबंधित समय समय पर जो बातें होंगी, जानकारियां होंगी, वो राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला हमारा यह है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना किस तरीके से होती है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल डीप तरीके से हम इसमें कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारी क्लासेस जो यूपीएसआई की हम पॉलिटी चला रहे हैं आपने पूरी कर ली तो किसी भी एग्जाम्स में बैठ जाना आप। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे। और यूपीएसआई का दोस्तों हम बेस बना करके चलना है, जब तक वैकेंसी आएगी तो आप अच्छी तरीके से अपनी कोर्स को पूरा कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है पॉलिटी का वेटेज अच्छा खासा रहता है जीएस में। ठीक है, आगे देखेंगे हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट दे रखा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद COM, ठीक है, मंत्रियों के एक समूह को संदर्भित करता है। ठीक, इसका नेतृत्व जो है भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें मंत्रियों की निम्नलिखित 3 श्रेणियां होती हैं। दोस्तों अभी मैं इसमें बता करके आया था, मंत्रिपरिषद में हमारे कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री होते हैं हमारे, राज्य मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री, उनको भी हम विस्तार से देखेंगे। ठीक, इसमें दे रखा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद मंत्रियों के एक समूह को संदर्भित करता है। ठीक है, उसमें जो मंत्रियों का एक समूह होता है। ठीक है, इसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, ये बहुमत दल के नेता होते हैं। और इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमने देखे थे कैबिनेट मंत्री, तो इसमें देखेंगे कैबिनेट मंत्री है क्या होते हैं, इनके कार्य। ठीक है, कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जो गृह, रक्षा, वित्त आदि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, ये हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं जिनके पास बड़े विभाग होते हैं, जैसे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम जो कैबिनेट मंत्री थे हमारे नीचे के मंत्री होते हैं उनको राज्य मंत्री कहते हैं, या फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी इनके अंदर इनसे नीचे को आते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री वह होते हैं जिन्हें या तो नियुक्त किया जा सकता है या फिर कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध या मंत्रालय विभाग को स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना दिया जाता है। ये राज्य मंत्री जो होते हैं इन्हें या तो अलग से एक छोटा विभाग दे दिया जाता है या फिर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, फिर रक्षा मंत्रालय के अंदर ही इनको स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला है हमारा उपमंत्री। उपमंत्रियों का कार्य क्या होता है, तो इसमें है कि उपमंत्रियों को मंत्रालयों या विभागों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, यानी कि जो उपमंत्री होते हैं इनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है और इनको जो अलग से कोई छोटा मोटा विभाग नहीं दिया जाता है, बल्कि वे कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनके कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं। जो हमारे ये उपमंत्री होते हैं ये जो है कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े हुए होते हैं और जो उनका थोड़ा बहुत काम होता है ये उसका संचालन करते हैं। ठीक है, वह मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। ये उपमंत्री जो होते हैं हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं और मंत्रिमंडल की बैठकों में
भाग भी नहीं लेते हैं। जो मंत्रिमंडल की हमारी बैठकें होती हैं उनके अंदर ये भाग भी नहीं लेते हैं और ना ही उनके ये सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला है हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की भूमिका। जो हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है इसकी भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो है भूमिका क्या होती है। ठीक है, और ये किस तरीके से क्या क्या काम करेंगे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट ये कहता है कि यह केंद्र सरकार का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। जो हमारी केंद्र सरकार होती है जो, ठीक है, तो ये उसका निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निर्णय लेगा ये हमारा मंत्रिपरिषद ही लेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा दूसरा पॉइंट कहता है कि केंद्र सरकार का मुख्य नीति, केंद्र सरकार का जो है मुख्य नीति निर्माण जो है निकाय होगा ये। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा ये केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम, ये केंद्र सरकार का मुख्य समन्वयक होता है। और अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकार निकाय होता है, जैसा कि मैं अभी आपको बता करके आया हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, यह आपातकालीन स्थिति में मुख्य संकट प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। मान लो कि हमारी आपातकालीन जो है, ठीक है, संकट आ गया तो उसमें राष्ट्रपति को जो है ये सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, ये सभी प्रमुख विधायी और वित्तीय मामलों से निपटता है। ठीक है, जैसे बजट वगैरह हमारा पेश किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, ये उच्च नियुक्तियों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, जो उच्च पदों पर नियुक्ति होती है ये भी जो हमारा मंत्रिपरिषद होगा इसकी परामर्श के द्वारा ही होंगी। ठीक है, अगला देखेंगे हम, यह सभी विदेश नीतियों और मामलों से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे विदेश नीति विदेश मंत्री के द्वारा, सही है, टैकल की मतलब हैंडल की जाती हैं उस तरीके से। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा कि रसोई कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट, इसी को हम किचन कैबिनेट भी कहते हैं। और देखेंगे इसका कार्य क्या होता है, किस तरीके से हम काम करता है। ठीक है, इसमें हमारा पहला पॉइंट है, किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री और उनके कुछ प्रभावशाली सहभागियों से मिलकर बनी होती है। कैबिनेट से छोटी अनौपचारिक संस्था है। ठीक है, ये जो हमारी कैबिनेट होती है मतलब कैबिनेट से छोटी होती है ये संस्था, और इसमें जो है प्रमुख मंत्रियों को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है प्रधानमंत्री होगा और उसके 4 से 5 जो है इसमें शामिल होंगे। ठीक है, उसके मंत्री, जैसे कि कैबिनेट मंत्री होंगे, जैसे वित्त मंत्री हो गए हमारे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। ठीक है, इस तरीके से वो उसमें शामिल होंगे। अगला पॉइंट है हमारा, इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि प्रधानमंत्री के मित्र और परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि हमारा जो कैबिनेट मंत्री होंगे वही किचन कैबिनेट में शामिल होंगे। इसमें जो है प्रधानमंत्री के मित्र भी शामिल हो सकते हैं और परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम दोस्तों, मंत्रिपरिषद से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने उसको थ्योरी बेस आपको करा दिया है। ठीक है, मंत्रिपरिषद ने अगर आपने यहाँ से कर लिया तो मंत्रिपरिषद से यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आगे हम देखेंगे हमारा महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्या उसके कार्य होते हैं, किस आर्टिकल में उसको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लास में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जो है बहुत मेहनत से कंटेंट, ये किसी एक बुक से नहीं है या किसी की टीचर का कॉपी पेस्ट नहीं किया गया ये। ठीक है, ये 2-3 बुक्स से ढूंढ करके बनाया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या होता है। अनुच्छेद हमारा 76 में इसका जो है वर्णन किया गया है और ये जो है एक संवैधानिक पद है। ठीक है, महान्यायवादी का। तो इसमें आर्टिकल 76 हमारा कहता है कि प्रथम विधिक अधिकारी होता है, ये पहला विधिक अधिकारी यानी कि पहला जो कानून अधिकारी होगा ये महान्यायवादी होता है। ठीक है, आर्टिकल 76 का 1 कहता है कि हमें इसकी नियुक्ति, आर्टिकल 76 के 1 में इसकी नियुक्ति दी गई है और इसकी नियुक्ति कौन करेंगे, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति कब की जाएगी और इसकी जो नियुक्ति का जो पूरा कार्यभार होगा वो भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगा। मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा कि हाँ भाई इस व्यक्ति को बनाना चाहिए, तो राष्ट्रपति उस पर जो है सलाह मतलब जो है विचार विमर्श करेंगे, फिर उसके बाद में उसको महान्यायवादी बना दिया जाएगा। आर्टिकल हमारा 76 का 2 कहता है कि जो महान्यायवादी की होंगी उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए और उसको राष्ट्रपति किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, क्या योग्यता है वो रखता हो। पहला है हमारा क्या, भारत का नागरिक हो वो। ठीक है, सबसे पहली बात है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका जज बनने की जो है, न्यायाधीश बनने की वह योग्यता रखता हो। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत की हो या फिर पारंगत विधिवेत्ता हो। यानी कि
जो पारंगत विधिवेत्ता हो, मतलब जो है पारंगत विधिवेत्ता का मतलब यह है कि वह कानून के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, ठीक है। ये शर्तें उसको पूरी करनी चाहिए, ये योग्यताएं उसके पास होंगी तो उसको महान्यायवादी बना दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम अपना, इसमें जो महान्यायवादी का होता है इसमें कार्यकाल कितना होता है महान्यायवादी का, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद जो है धारण करते हैं, ठीक है। इसका जो है कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इसको राष्ट्रपति जो है कभी भी हटा सकते हैं और इसका ये नहीं है कि इसका पूरा कार्यकाल कि 5 वर्ष का होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है कि इसका जो पद होगा वह 5 साल का होगा, ठीक है। ये अपना पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, विधि अधिकारी नियम एवं शर्तें नियमावली 1987 के द्वारा महान्यायवादी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में होगा, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर होगा नई दिल्ली के अंदर होगा। ये हमारा किया गया था विधि अधिकारी नियम एवं शर्तें, जो नियमावली हमारी 1987 में आई थी उसमें कहा गया था, ठीक है। संविधान में महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार शामिल नहीं है, ठीक है। संविधान में जो है ये कहीं भी नहीं कहा गया कि हम जो है इसको महान्यायवादी को कि कैसे हटा सकते हैं और किस प्रकार से हम इसको उसके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। इसमें तो राष्ट्रपति जब चाहें इसको इसके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम अगला पॉइंट है हमारा, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को ग्रहण करते हैं, ठीक है। जब राष्ट्रपति कहेंगे, राष्ट्रपति की जो है इच्छा अनुसार ही अपने पद को ग्रहण करेंगे और इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उनके पद से किसी भी समय हटाया जा सकता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है और संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम भारत के महान्यायवादी का त्यागपत्र। जो मान लो भारत की जो न्यायवादी हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी से भी हट सकते हैं, ठीक है। एक तो जो है राष्ट्रपति उनको हटा देंगे और एक ये होता है कि वह अपनी खुद की मर्जी से भी हट सकते हैं। तो खुद की मर्जी से वह किस तरीके से हटेंगे, ठीक है। महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर अपने त्याग पत्र से हट सकते हैं। तो इसमें आप सोचेंगे कि यदि मान लो कुछ दोस्तों को जो है कन्फ्यूजन ये रहता है कि मान लो राष्ट्रपति नहीं है तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो ये अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को दे देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम हमारा अगला पॉइंट है कि यह एक परंपरा रही है कि वह तब अपना त्यागपत्र देते हैं जब सरकार या मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है या बदल दी जाती है, क्योंकि उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही नियुक्त किया जाता है। जैसा कि मैं अभी आपको बता कर गया हूँ कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति की जाती है और ये अपना त्यागपत्र जब देते हैं जब मान लो कि हमारी सरकार बदल रही होती है, क्योंकि ये सरकार में से ही एक व्यक्ति को चुना जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम अगला पॉइंट हमारा, भारत के संविधान में महान्यायवादी के पारिश्रमिक को तय नहीं किया गया। दोस्तों यहाँ पर पारिश्रमिक का मतलब है कि इसके वेतन को तय नहीं किया गया है कि इसको कितना वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें बता दूँ आपको, इसका जो वेतन वर्तमान में दिया जाता है वो 2 लाख रुपये, मतलब जो इसमें जो वेतन दिया जाता है उन्हें 2,80,000 रुपये इनको वेतन दिया जाता है। लेकिन संविधान में ये कहीं भी तय नहीं किया गया है कि इनको इतना वेतन दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा ये कहता है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे, मतलब जो राष्ट्रपति उसको जो है उसका वेतन जो राष्ट्रपति तय करेंगे, ठीक है, वह उतना ही वेतन प्राप्त करेंगे। और यानी कि इसमें ये पूछ लेगा, यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो है जो उसका पारिश्रमिक है यानी उसका वेतन वगैरह कौन तय करता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन में कभी संसद आ जाए तो आप संसद लगा दो, यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा उसको तय किया जाता है, वो भी किसकी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही तय करेंगे। राष्ट्रपति जो है खुद स्वयं से निर्णय नहीं लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि जो हमारा महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी के कार्य एवं दायित्व क्या क्या होंगे, मतलब जो है राष्ट्रपति के प्रति और हमारे संविधान के प्रति, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देना। जो हमारा भारत सरकार होगी उसको जो है ये सलाह देगा, ठीक है, उसको सलाह देने का इसका काम होगा, ठीक है, कानून से संबंधित। और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कार्यों को करना, जो राष्ट्रपति इसको कार्य देंगे ये जो हमारा महान्यायवादी होगा उन कार्यों को करेगा, ठीक है। संविधान में वर्णित कार्यों को करना, जो मान लो इसके लिए संविधान में कार्य इसके लिए किए गए हैं, ठीक है, ये उन कार्यों को करेगा। और दोस्तों इसमें बता दूं आपको, ये जो है एक तरीके से जो महान्यायवादी होता है ये सरकार का वकील होता है। ये सरकार के कामों को जो है कोर्ट में सुलझाता है, क्योंकि सरकार नहीं जाएगी कोर्ट में, ठीक है, ये सरकार की तरफ से जाएगा। ये सरकारी एक वकील होता है हमारा महान्यायवादी, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में पेश होना, ठीक है। मान लो जो केस आया कोई, ठीक है, सरकार के ऊपर कोई केस लगा, ठीक है, तो उस केस को सुलझाने के लिए, ठीक है, सरकार खुद स्वयं जो है अपना कोर्ट में नहीं जाएगी, न्यायालय में नहीं जाएगी, ये जो है सरकार की तरफ से जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम, अगला हमारा पॉइंट यह है कि अनुच्छेद 143 हमारा क्या कहता है कि अनुच्छेद 143 हम दोस्तों आगे जो हमारा अनुच्छेद 143 आएगा उसमें हम इसको जो और विस्तार से देखेंगे, लेकिन ये महान्यायवादी से संबंधित है इसलिए हम इसको पहले डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल हमारा 76
आर्टिकल हमारा जो है 143 ये कहता है कि 143 के तहत ये जो है राष्ट्रपति महान्यायवादी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में सलाह लेगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो होगा सर्वोच्च न्यायालय में सलाह लेगा महान्यायवादी के द्वारा, यह आर्टिकल हमारा 143 कहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि महान्यायवादी प्राइवेट केस ले सकता है परंतु भारत सरकार के खिलाफ केस नहीं ले सकता। इसमें हमारा ये कहा गया है कि जो मान लो ये एक तो ये कानूनी अधिकारी तो होता है, हमारा जज तो होता ही है। ठीक है, तो ये प्राइवेट केस को तो हैंडल कर सकता है, लेकिन जो केस भारत सरकार के खिलाफ आएगा यह उस केस को नहीं लड़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम, भारत सरकार की अनुमति के बिना महान्यायवादी किसी आपराधिक मामले के अभियुक्त को नहीं बचा सकता। मान लो कोई शत्रु देश का नागरिक वगैरह है, ठीक है, या कोई भारत में ही है, उसने कोई बहुत ही मतलब जो है कठोर अपवाद मतलब जो अपराध किया है, ठीक है, बहुत ही बेरहमी वाला, ठीक है, और यह उसको जो है आपराधिक मामला है, ठीक, तो महान्यायवादी उसका केस जब तक नहीं लड़ेगा जब तक जो है भारत जो सरकार नहीं कहेगी। ठीक है, सरकार की अनुमति के बिना। अगला पॉइंट है हमारा कि किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। वह जो है किसी कंपनी का भी डायरेक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें बता दूं आपको, किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता क्योंकि वह भारत सरकार के अंदर जो है काम कर चुका होता है। मान लो जो किसी कंपनी का वो डायरेक्टर बना दिया जाता है, इस तरीके से ही वो काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम हमारा अगला, इसमें देखेंगे आर्टिकल 76 का 3 क्या कहता है। इसमें महान्यायवादी की शक्तियाँ आ जाती हैं। ठीक है, कि महान्यायवादी के पास जो है क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि वह अपने दायित्व को करने के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है उसको। ठीक है, वो यानी कि अपने दायित्व को करने के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, ये जो है उसको शक्ति प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है हमारा, संसद के सदनों की समितियों का सदस्य वह होता है, ये भी उसको शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब जो संसद में समितियां बनती हैं उनका वह सदस्य होता है। अगला पॉइंट है हमारा, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक में जा सकता है, बोल सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता। यह आर्टिकल हमारा 78 कहता है कि जो संसद की हमारी कार्रवाइयाँ होती हैं, जो संयुक्त बैठक होती है, उसमें जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन जब वहाँ पर बात आएगी मतदान करने की तो वह वहाँ पर अपना मत नहीं दे सकता। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, सभी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो उसको होंगे, मान लो जो हमारे जो अधिकार संसद के द्वारा सांसदों को दिए जाते हैं, एमपीओ को हमारे, ठीक है, तो उसको वो सब प्राप्त होंगे। ठीक है, आर्टिकल हमारा 105 के 4 के तहत उसको जो अधिकार हमारे मान लो एमपी को होते हैं, सांसद को होते हैं, वही अधिकार सभी इसी को प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैंने पूरा अपना महान्यायवादी आपको जो है करा दिया है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और आप जो है क्लास को आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी देखना। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर और क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल बेस थ्योरी जो है आपको डीप तरीके से इसमें कराई जा रही है। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।